हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी के अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। वैसे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? बेशक आप अमेरिका, चाइना जैसे देशों का ही नाम लेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, दुनिया का सबसे अमीर देश है कतर और लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका का लॉस एंजल्स सिटी से 2 गुना बड़े लग्जमबर्ग में हर व्यक्ति करोड़पति है और हर तीसरे व्यक्ति के पास है स्पोर्ट्स कार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1900 के दशक में एक आम सा जीवन जीने वाला इतना रईस कैसे बना? क्या ये किसी जादू का कमाल है या सरकार की मेहनत? तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं लग्जमबर्ग की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, लग्जमबर्ग एक खूबसूरत अट्रैक्टिव टूरिस्ट कंट्री है। यूरोप का एक छोटा सा देश महज 2586 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ जमीन से घिरी हुई देश। लग्जमबर्ग की आबादी है 6,55,000 के आसपास, यानी एरिया भी छोटा और लोग भी कम। देश की लगभग 92% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है और यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $1,00,000 से भी ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल काफी लग्जूरियस है। लग्जमबर्ग में आपको हर इंसान स्टाइलिश और ब्रांडेड कपड़ों में ही नजर आएगा, लेकिन स्मॉल पॉकेट डायनामाइट के नाम से मशहूर लग्जमबर्ग आखिर यहाँ तक पहुँचा कैसे? दोस्तों, लग्जमबर्ग का इतिहास 963 ईस्वी से माना जाता है। कहा जाता है कि 963 में सिगफ्राइड ने ही लग्जमबर्ग की स्थापना की। इसके बाद 1815 में नीदरलैंड के अंडर में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा, लेकिन बहुत जल्द ही इसे अपनी आजादी गंवानी पड़ी, क्योंकि साल 1839 में लग्जमबर्ग के आधे से ज्यादा क्षेत्र बेल्जियम के हाथों में चले गए। इसीलिए मेन कहानी शुरू होती है साल 1839 से, क्योंकि इसी साल से यहाँ होली रोमन एम्पायर का राजपाट पूरी तरह जम गया, यानी लग्जमबर्ग उस रोज एक गुलाम देश की तरह था। लेकिन बदलते समय के साथ लग्जमबर्ग ने भी आजादी की आवाज बुलंद की और 1867 तक ये देश पूरी तरह से आजाद हो गया। आजादी के बाद भी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं था, इसीलिए साल 1882 में लग्जमबर्ग ने जोल्वरिन ग्रुप को ज्वाइन किया। असल में जोल्वरिन ग्रुप लग्जमबर्ग में लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की कोशिश में लगा हुआ था, ताकि ये देश विकास कर सके। जोल्वरिन ग्रुप की ये कोशिश बेकार नहीं गई। बदलते समय के साथ ही लग्जमबर्ग में विकास देखने को मिला। लोगों की जिंदगी में कुछ हद तक अब बदलाव आ रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी पूरा जोर दिया जा रहा था। सड़कें, रेलवे लाइंस पर फोकस किया जा रहा था और इनकी भी हालत में काफी सुधार हुआ। उस दौर के लगभग हर देश की तरह लग्जमबर्ग के लोगों में खेती को लेकर एक अलग जुनून था, लेकिन जोल्वरिन ग्रुप और खुद लग्जमबर्ग में ये बहुत अच्छे से जानता था कि खेती उनके आने वाले भविष्य को चमकाने के लिए परफेक्ट नहीं है। खैर, कहानी चलती रही, पर अब भी लोगों का जीवन काफी सादा ही था। छोटे छोटे घर, सादा कपड़े और शांत नेचर, ये उस समय में लग्जमबर्ग के लोगों की पहचान थी। लेकिन 19th सेंचुरी में लग्जमबर्ग की कहानी ही बदल गई। हुआ यूं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में लग्जमबर्ग में लोहे की खदानें मिली, साथ ही कुछ प्राकृतिक गैस और यूरेनियम की खदानी ने भी देश की दशा सुधारने का जिम्मा अपने सर ले लिया। अब उस रोज होता ये था कि यूरोपियन देश स्टील का इंपोर्ट रशिया और अमेरिका जैसे देशों से किया करते थे, जिसके लिए उन्हें मोटी रकम पे करनी पड़ती थी। लेकिन लग्जमबर्ग में जब लोहे की खदानें मिली तो उसने यूरोपियन कंट्रीज के लिए स्टील एक्सपोर्ट करने का जिम्मा उठाया और देश में बड़ी बड़ी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, फैक्ट्रीज शुरू हो गई। क्योंकि लग्जमबर्ग स्टील काफी सस्ते में प्रोवाइड कराता था, तो यूरोपियन कंट्रीज ने भी अमेरिका और रशिया जैसे देशों का हाथ छोड़कर स्टील के मामले में लग्जमबर्ग का हाथ थामा। इससे डबल फायदे थे। एक तो माल सस्ता मिल रहा था, दूसरा अपना ही इंसान यानी कि अपना ही देश आगे बढ़ रहा था। देखते ही देखते लग्जमबर्ग स्टील प्रोडक्शन के मामले में सबसे आगे निकल गया और वक्त आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, यानी 1914 का। इस समय तक लग्जमबर्ग ने उतनी तरक्की नहीं की थी, लेकिन हाँ, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मामले में वो बेहतर था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से थोड़ा नुकसान भी लग्जमबर्ग को झेलना पड़ा। खैर, युद्ध खत्म होते ही कहानी फिर पटरी पर लौट आई। लग्जमबर्ग ने फिर तेजी पकड़ी। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी पहले से बेहतर होने लगा। लोगों को आयरन माइंस में जॉब मिलने लगी, उनके पास पैसा आने लगा और कंडीशंस बदलने लगे। लग्जमबर्ग में स्टील की मैन्युफैक्चरिंग इतनी तेजी से होने लगी कि छोटे बड़े
बड़े कई स्टील प्लांट्स स्टैब्लिश किए गए। आयरन माइंस में काम करने के लिए वर्कर्स की कमी पड़ने लगी, इसीलिए पुर्तगाल सहित दूसरे देशों से भी मजदूरों को लाया गया। साथ ही लग्जमबर्ग के लोगों ने भी अपना खेती का पेशा छोड़ा। लग्जमबर्ग के पास अच्छा खासा पैसा आने लगा, लेकिन सरकार जानती थी कि आने वाले कुछ सालों में आयरन माइंस पूरी तरह से खाली हो जाएगी। हमारे पास अर्निंग का कोई रिसोर्सेज नहीं होगा, इसीलिए हमें अभी कुछ करना होगा। इसी सोच के साथ सरकार ने विदेशी कंपनियों को देश में लाने का काम शुरू किया। नई नई पॉलिसीज आई और टैक्स रेट को बिल्कुल कम कर दिया गया। साथ ही कंपनीज को ऐसा एनवायरनमेंट दिया गया कि वो लग्जमबर्ग में बिजनेस करने के लिए तैयार हो जाए। बच्चों की शिक्षा पर फोकस किया गया ताकि एम्प्लॉयज के लिए कंपनीज परेशान न हो। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बाहरी कंपनियों ने धीरे धीरे कर लग्जमबर्ग की तरफ कदम बढ़ाए और हेडक्वार्टर्स के साथ साथ न्यू सेटअप्स भी स्टैब्लिश किए गए। ये कंपनियां इसलिए भी लग्जमबर्ग की तरफ बढ़ी क्योंकि उन्हें पूरे साल की कमाई पर सिर्फ 1% ही टैक्स पे करना पड़ रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनियों ने लग्जमबर्ग को पैसे नहीं दिए, बल्कि इन कंपनियों से लग्जमबर्ग ने अच्छी खासी कमाई की और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिला। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच युद्ध के असर कई देशों की कहानी बिगाड़ गए, जबकि लग्जमबर्ग की बिगड़ती हुई कहानी और ज्यादा सुधर गई। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नुकसान जर्मनी, फ्रांस, रूस जैसे देशों को भले ही झेलना पड़ा हो, लेकिन इस वॉर से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो लग्जमबर्ग को हुआ। असल में युद्ध के बाद जो तबाही हुई थी उसे रिकवर करने के लिए जर्मन, फ्रांस, पोलैंड, बर्लिन सहित यूरोप के कई देशों ने लग्जमबर्ग से भर भर के स्टील्स खरीदा, जिस वजह से लग्जमबर्ग का खजाना लगातार बढ़ता चला गया। दूसरी तरफ कंपनियां भी तेजी से लग्जमबर्ग की तरफ बढ़ रही थी। इसका रीजन था लो टैक्स। अब लग्जमबर्ग प्लेन की स्पीड से भी तेज तरक्की कर रहा था। लोग खुश रहने लगे, पैसा अच्छा आने लगा। सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर किया, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया, बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाने की तरफ भी ध्यान दिया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं पर भी जोर दिया और सरकार के ये कदम आने वाले सालों में काफी फायदेमंद भी साबित हुए। असल में लग्जमबर्ग की आयरन माइंस अब खाली हो रही थी। एक समय ऐसा आया जब इन माइंस में कुछ नहीं रहा और ये पूरी तरह से खाली हो गई। साथ ही नेचुरल गैसेस ने भी लग्जमबर्ग का साथ काफी हद तक छोड़ दिया था। बाकी यूरेनियम तो फ्रीलांस की तरह काम कर ही रहा था, लेकिन इन सभी बातों का गम सरकार या लोगों को बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि लग्जमबर्ग अब इतना आगे बढ़ चुका था कि उसे प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत ही नहीं थी। देश के युवाओं को न सिर्फ स्किलफुल बना दिया गया, बल्कि उन्हें बेहतरीन एजुकेशन भी मिल रही थी। आज भी लग्जमबर्ग में बच्चों को शुरू से ही देश की ऑफिशियल लैंग्वेज लग्जमबर्गिश के साथ साथ फ्रेंच और जर्मन सिखाई जाती है, यानी वो शुरू से ही 3 भाषाओं में बात कर पाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छे हॉस्पिटल्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी युक्त इक्विपमेंट्स और वेल ट्रेन्ड डॉक्टर्स की देश को कोई कमी नहीं थी, न आज है। साथ ही लग्जमबर्ग का बैंकिंग सिस्टम सिंगापुर से भी ज्यादा मजबूत बन चुका था। आज भी लग्जमबर्ग में 130 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने पैर जमा लिए। आज लग्जमबर्ग में करीब 1,44,444 कंपनियां हैं। देश की करेंसी है यूरो, जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी है। आज के टाइम में लग्जमबर्ग इतनी तरक्की कर चुका है कि यहाँ का 99% युवा वेल एजुकेटेड है और लगभग 94% लोग किसी न किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए ही हैं। यानी देश की लगभग पूरी आबादी काम कर रही है। यही वजह है कि यहाँ बेरोजगारी दर महज 4.40% है, जबकि क्राइम रेट की बात करें तो वो है महज 0.16%। यानी लग्जमबर्ग सबसे सेफ देश है। यहाँ आपको लूट, चोरी, डकैती और मर्डर जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। और मिले भी क्यों, देश के लोगों के पास पैसा है, गाड़ी है, अच्छे कपड़े पहनने को है, रहने को अच्छा घर है, खाने को अच्छा खाना है और घूमने के लिए सुंदर से सुंदर जगह है। तो फिर देश के लोग भला चोरी, डकैती या किसी से झगड़ा क्यों करें? कुल मिलाकर आज लग्जमबर्ग में एक भी गरीब इंसान नहीं है, इसीलिए यहाँ भिखारी भी नहीं है। लग्जमबर्ग में सफाई व्यवस्था देखकर तो आप खुश हो जाएंगे। यहाँ के रेस्टोरेंट्स और होटल देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। वैसे बता दें कि देश में सरकार ने मिनिमम सैलरी तय की है 2000 यूरो। यानी अगर आप यहाँ जॉब करते हैं तो आपको 2000 यूरो यानी करीब 1,78,000 तो कम से कम सैलरी मिलेगी। चलिए अब आपको लग्जमबर्ग से जुड़े कुछ फैक्ट्स बताते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग में अगर आप घूमने के लिए जाते हैं तो आप पूरे लग्जमबर्ग को फ्री में घूम सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप पब्लिक बस का यूज करते हैं। देश की कैपिटल सिटी है लग्जमबर्ग सिटी। आपको बता दें कि सिटी ऑफ लग्जमबर्ग को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है, जिन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग लग्जमबर्ग पहुंचते हैं। इसके अलावा सबसे प्योर और अच्छे खाने की अगर आपको तलाश है तो आपकी ये तलाश लग्जमबर्ग में जाकर पूरी हो सकती है। लग्जमबर्ग के लोगों को बहुत ज्यादा क्रिएटिव, इनोवेटिव और एडवांस माना जाता है, जो भेड़ चाल फॉलो करने की जगह कुछ न कुछ इनोवेटिव करने में विश्वास रखते ही हैं। लग्जमबर्ग की सड़कों की तारीफ पूरी
पूरी दुनिया में होती है। यहाँ की सड़कों में एक भी गड्ढा देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये देश अब इतना अमीर हो चुका है कि यहाँ महज 1 घंटा काम करने के बदले भी करीब 13 यूरो मिलते हैं, यानी करीब 1150 रुपए। यानी 8 घंटे की नौकरी के लिए महीने का करीब 2.5 लाख रुपए। तो दोस्तों ये था लग्जमबर्ग, जो 19वीं शताब्दी में एक आम सा देश था, लेकिन आज के टाइम में सबसे रईस, सबसे अमीर और पैसों के मामले में मालामाल। वैसे आपको इस देश की शुरू से लास्ट तक की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।